नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ाऊंगी जो 2011 से लेकर 2021 तक के पेपर हैं। जो 2021 का पेपर था वो 2022 में हुआ था, तो इसलिए 2011 से लेकर 2022 तक के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे मैं पढ़ाऊंगी। इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगी और सबसे पहले सीडीपी के प्रश्न को कराऊंगी। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो ये हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिनमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम किसी विद्यालय कॉलेज में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम संबंधित कार्यों सहित विद्यालय के उन संपूर्ण कार्यक्रमों व शैक्षिक सामग्रियों को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। वर्ष 1918 में पाठ्यचर्या पर प्रथम पुस्तक द करिकुलम जॉन फ्रैंकलिन बॉम्बिट द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मुख्यतः विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चों में याद रखने, सीखने और समस्याओं को हल करने की बौद्धिक क्षमता अत्यल्प होती है। इसलिए शिक्षण की खेल पद्धति इन कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, क्योंकि इनमें बच्चे सीखने व समायोजन में स्व अभिप्रेरित होते हैं। जिन पियाजे के अनुसार है, बच्चे की विकसित होती हुई मानसिक क्षमता में खेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। आगे है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सीखने का प्रभाव नियम। आगे है, इसमें सीखने के प्रभाव नियम से संबंध होने के फलस्वरूप एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो हो जाएगा पठन विकार से। डिस्लेक्सिया पठन विकार या पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, तो NCF का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत स्कूलों में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य व विशेष को एक ही स्थान पर अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो हो जाएगा विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। आगे है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका कुप्रभाव कक्षा के अन्य छात्रों पर पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। आगे है, इसमें दूसरे बच्चों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने 140 और उससे ऊपर की बुद्धि लब्ध वाले बालक या छात्रों को प्रतिभाशाली माना है। सृजनात्मक विकार अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना इत्यादि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो हो जाएगा पियाजे को।
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के हैं, जीन पियाजे ने बुद्धि के क्रमिक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था और इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। ये आपका होता है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त को औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं, तो ये होता है 11 से लेके 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। तो ये हो जाएगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर पर कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है, तो इसका सर्वप्रमुख कारण यह हो सकता है कि उसकी बातों व विचारों को घर में कम और विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती हो, इसलिए वह अपने को विद्यालय में अधिक सहज पाती है, जिसके कारण विद्यालय में अधिक बात करती है और घर में कम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को शैक्षिक परिस्थितियों तथा वातावरण से संबंध करके उसकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को उन सभी ज्ञान तथा प्रविधियों से संबंधित माना है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझ कर निपुणता या प्रवीणता को निर्धारित कर ले। इसलिए यदि कोई शिक्षक अपनी विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने की प्रतिरुचि का विकास करती है। आगे है इसमें, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, जबकि अभिप्रेरणा किसी बुनियादी अभिप्रेरक से संचालित व्यवहारजन्य स्थिति में होता है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति किसी विशेष पर अपनी किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी विशेष प्रकार की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए मजबूर रहता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है। तो हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आगे है इसमें, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में चर्चा करें जिसमें विद्यार्थी उस विषय में एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षक के पास अनुभव व बाह्य जगत का ज्ञान अधिक होता है। इसलिए यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में शिक्षार्थियों के मध्य चर्चा करेगा तो शिक्षार्थियों को उसे ग्रहण करने में अत्यधिक सहजता होगी। जैसे किसी बारिश वाले दिन में कक्षा में मानसून, आकाशीय बिजली, बादलों के प्रकार व वर्षा के प्रकार व कारणों की चर्चा करना। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहे थे। आगे है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो हो जाएगा शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, परंतु सीखने की प्रक्रिया में शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। परिपक्वन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। आगे है,
5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी तो हो जाएगा के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी जैसे सहायक शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ सभी सामान्य व्यवहार करें। इस विषय पर व्यापक रूप से दिशा निर्देश राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है जो तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को NCF भी कहते हैं। तो इसका NCF का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सुझाए गए। आगे है इसमें प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ये हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होती है क्योंकि कक्षा शिक्षक की मुख्यतः कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण के पूर्णतः उत्तरदायित्व होता है। चूँकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता की विशेष समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें खेल शिक्षण विधियों के विषयों का ज्ञान कराया जाता है जैसे किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी विधि। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भी इसलिए मातृभाषा में रखा जाता है। कक्षा शिक्षण की सफलता शिक्षक एवं छात्रों के बीच संतुलन एवं सुसंगत संवाद में ही निहित होती है। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे से प्रौढ़ होने तक के विकास को संवर्धन के समय में बालक के चिंतन व ज्ञान के विकास की संकल्पना को जीन पियाजे ने व्यवस्थित रूप से 4 चरणों में वर्गीकृत किया है। जब बच्चा वायु से पान के तीसरे चरण 7 से 11 वर्ष के मध्य मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, तब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी और विसंगतता को भी समझने लगता है। इस चरण में उनका चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। यह एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो सबसे बेहतर कौन सा होगा? तो हो जाएगा अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आगे है कोई शिक्षक यदि लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण पूरी कक्षा को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिसके कारण कुछ छात्र एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, कुछ छात्र सामूहिक रूप से पठन पाठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं। इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को आपत्ति होती है या उन्हें उचित प्रतीत नहीं होता, तो सर्वप्रथम अभिभावक को शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण विधि पर भरोसा रखना चाहिए। आगे है इसमें सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया था? तो ये हो जाएगा गेस्टाल्ट या सिद्धांतवादी। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर थे। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि कहा है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा पियाजे द्वारा दिया गया था। बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक क्रिया संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ इत्यादि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किशोरावस्था की सूचक होती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? तो हो जाएगा अग्रोन्मुखी भूमिका। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि सामाजिकरण का प्रारंभ परिवार से होता है। परिवार में माता पिता का आचरण, संस्कृति, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण इत्यादि का बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती, कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, परंतु अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही वह ऐसा स्थान है जहाँ विद्यार्थी की ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं तथा उसकी शैक्षणिक समस्याओं का निदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे की वह लक्षण नहीं है कि वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बल्कि बुद्धिमान बच्चा वह है जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, अमूर्त विचारों पर भी सोचता हो तथा नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता रखता हो। अगला प्रश्न है, को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रदान करता है। अभिप्रेरणा का वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो हो जाएगा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलने का बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह क्रियाएं मनोवैज्ञानिक संवेगताएं या अधिगम की न होकर जैविक या शारीरिक अभिक्रियाएं हैं जो स्वतः संचालित होती हैं। स्किनर के शब्दों में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्र संबंधित है, तो मन का मानचित्र किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से।
मन का मानचित्र का तात्पर्य मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, अर्थात किसी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की पूरी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए, जिससे कार्य के दौरान गलतियों की गुंजाइश न हो और कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो हो जाएगा और क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यह सुझाती है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सर्वाधिक बेहतर तरीका है कि अगर किसी बालक या विद्यार्थी को अगर कुछ अधिगम प्रदान करता है तो उनके लिए एक शिक्षण पद्धति के बजाय उसकी मानसिक योग्यता, बुद्धि, लब्धि व क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न चरण पद्धतियों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए, जिससे प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ आ जाए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर। आगे है इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर का बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, जिसमें बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उसकी विशेषताओं, उपयोगिताओं के बारे में विचार चिंतन कर सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक के विचार परिपक्व होना भी प्रारंभ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ये हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। आगे है, प्रत्येक विद्यार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसरों की उपलब्धता इत्यादि करने से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। इसके अतिरिक्त कक्षा में लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण शिक्षक छात्रों को कहीं भी बैठने व पठन पाठन करने की अनुमति प्रदान करता है, तब भी विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। अगला है इसमें 2012 का प्रश्न पत्र। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है जो जनवरी में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो क्या हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। इसे पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक की असफलता मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का व्यवहार परिवर्तन करना होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों शोधों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं और वे विशिष्ट प्रकार से सोचते व सीखते हैं। अतः कोई बालक असफल होता है तो यह माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था बालक की विशिष्टता को पहचानने में असमर्थ रही, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में परिमार्जन करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएं। शिक्षण के से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में सभी अधिगम विधियां और व्यूह-रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं का आधार बनती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति क्रियाकलाप आधारित अधिगम में विश्वास करता है। इसमें बालक उत्साहपूर्ण सहभागिता करता है और अपेक्षित अधिगम परिणामों को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ये हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। आगे है इसमें
बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, अतः उन्हें करके सीखने का अवसर देना चाहिए। इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। बालक के जीवन की मुख्य विशेषता मानसिक और शारीरिक क्रिया होती है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते हैं कि बालक के मस्तिष्क और शरीर को क्रियाशील बनाकर ही उसे किसी बात को भली भांति सिखाया जा सकता है। अतः शिक्षिका क्रियाशीलता के सिद्धांत में विश्वास रखने के कारण बीजों के अंकुरण संकल्पना को सिखाने के लिए वह बच्चों से क्रिया करवाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग, शारीरिक दृष्टिबाधित और श्रवणह्रास, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से युक्त होना पड़ता है। साथ ही कक्षा में शिक्षक को इन विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की विशेष सामग्रियों एवं साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में शिक्षक को शिक्षण में सहकारी शिक्षण, परियोजना शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण विधि आदि का प्रयोग विद्यार्थियों के विभिन्नता के विद्यार्थियों के अनुकूल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो ये हो जाएगा सत्य या असत्य। सत्य या असत्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर स्मृति पर आधारित होता है तथा जिसका उत्तर पूर्व निश्चित होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न के उत्तर व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता प्रश्नों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न या पद, तो ये दो होती है, प्रतिभिज्ञा पद और एक होता है प्रत्यास्मरण पद। इसमें होता है प्रतिभिज्ञा पद में सत्य, असत्य या वैकल्पिक प्रत्युत्तर पद, बहुविकल्प पद, मिलान पद और वर्गीकरण पद। और प्रत्यास्मरण पद में होता है सरल प्रत्यास्मरण पद और पूर्ति पद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा यह बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चे को अपना विकास करने का मौका मिले। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि बालकों के स्तर, रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार हो, पाठ्यक्रम क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हो आदि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से पत्र की किस बारे में चिंतित है। तो ये हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांचता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के
जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी परीक्षा ले रहे या नहीं। यदि प्रश्न प्रशिक्षण उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ले रहे हैं तो प्रशिक्षण वैध नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है इसमें, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र बालक केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया पर बल देता है तथा यह मानता है कि बालक अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वह बालक के अनुभवों, विचारों, भावनाओं, प्रत्याक्षण आदि को महत्वपूर्ण मानता है तथा इसे नए अनुभव का आधार स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हो जाएगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला है, आगे इसमें व्याख्या इसकी है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन सतत रूप से चलने वाली आकलन प्रक्रिया है। विद्यालय आधारित आकलन का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को सहायता देना और शिक्षण को सुधारना होता है, न कि विद्यार्थियों को ग्रेड या प्रमाण पत्र देना। विद्यालय आधारित आकलन संरचनात्मक होता है। इसमें शिक्षार्थियों और शिक्षक दोनों की प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। विद्यालय आधारित आकलन इस सिद्धांत का पालन करता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बेहतर समझते हैं और उनका बेहतर निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षक व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक सामान्य कक्षा कक्ष में विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षेत्रों के विद्यार्थी होते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि, आवश्यकताएं आदि होती हैं। ऐसी विविधता भरे कक्षा कक्ष में विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकताओं आदि के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करें तथा अपनी व्यवहार में परिवर्धन व परिमार्जन करें। ऐसे विविधता भरे कक्षा शिक्षण के लिए अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। आगे है इसमें, सभी की विकास दर समान नहीं होती है विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि तथा विकास के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। वृद्धि तथा विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। ये हो जाएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न होती है। 3 है परिमार्जितता का सिद्धांत, विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जितता संभव है। 4 है विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत हो जाएगा, विकास एक निश्चित क्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानताएं पाई जाती हैं। अगला है परस्पर संबंधता का सिद्धांत। तो विभिन्न अंगों एवं क्षेत्रों के विकास में परस्पर संबंधता पाई जाती है। वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, ये हो जाएगा, विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार ढंग से होता है। मस्तका द्विमुखी सिद्धांत, ये हो जाएगा, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ये हो जाएगा, शारीरिक
संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में मानव या बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायुमंडल, मांसपेशीय वृद्धि, गायक मंत्र तंत्र, स्रावी ग्रंथियां आदि प्रमुख रूप से आती हैं। अगला है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम क्षमता आदि संज्ञानात्मक शक्तियाँ आती हैं। अगला है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। चौथा है संवेगात्मक विकास। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, घृणा, प्रेम, वासना, क्षोभ आदि भावों का अनुभव करता है। इन्हें संवेग कहते हैं। मानव जीवन में संवेग का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो अगला ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण पर आधारित उपागम को रचनात्मक उपागम कहते हैं। यह उपागम में विद्यार्थी कक्षा में समूह में कार्य करते हैं, उन पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है तथा अध्यापक की भूमिका एक सहायक की होती है। विद्यार्थी अपने पुराने अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ते हैं। शिक्षण और अधिगम का रचनात्मक उपागम जिस सिद्धांत पर आधारित है उसे रचनावादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही पुराने अनुभवों को नए अनुभवों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा का रोने का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। बच्चा अपनी माँ के संपर्क में सर्वाधिक समय तक रहता है जहाँ वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अतः जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो उसमें पलायन मूल प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके कारण बच्चे में भय संवेग उत्पन्न होता है। चूँकि बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, इसलिए वह अपने संवेगों का प्रदर्शन रोकर व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन है। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता लगभग शून्य होती है। जैसे जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होने लगता है वैसे वैसे उसका सामाजिकरण भी होने लगता है। वह अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, अन्य सामाजिक संगठन के संपर्क में आता है।
जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तथा सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। सामाजिकरण की इस प्रक्रिया से बालक का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित करता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिकरण की मुख्य भूमिका होती है। आगे है राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को। राज्य स्तर की एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जब किसी कार्य या व्यवहार का निर्धारण लिंग विशेष को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। यह लैंगिक पूर्वाग्रह समाज द्वारा निर्मित रूढ़िबद्ध धारणा है जिसका प्रतिरूप परिवार, विद्यालय या अन्य किसी भी सामाजिक संगठन में आसानी से देखने को मिल जाता है। ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा किसी भी प्रगतिशील समाज या विद्यालय के लिए अभिशाप समझा जाना चाहिए तथा एक आदर्श समाज या विद्यालय लैंगिक पूर्वाग्रह में रहित होना चाहिए। आगे इसमें वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो हो जाएगा सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जीन पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का मिश्रण किया। इसके अनुसार बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृत अनुरूप तरीके सीखता है। इसके अनुसार अधिगमकर्ता और सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ के विकसित करता है। इस प्रकार वाइगोत्स्की ने बच्चे के सीखने और संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, यह प्रभावित करता है। तो यह हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। वर्ष 1983 में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत नामक बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन सातों तरह की बुद्धि होती है, परंतु वंशक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। गार्डनर का यह सिद्धांत बताता है कि यह सभी सातों प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में प्रखर होने के बावजूद अन्य क्षेत्र में असफल हो सकता है। इसलिए शिक्षिका विभिन्न
विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता को क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। बालक के जीवन की प्रमुख विशेषता मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री इस बात पर विशेष बल देते आए हैं कि बालक के मस्तिष्क और शरीर को क्रियाशील बनाकर ही उसे किसी बात को भली भांति सिखाया जा सकता है। इसलिए शिक्षिका को आपसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, वह छात्रों को क्रियाशील होकर उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षक का विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यार्थी तीन महत्वपूर्ण चर होते हैं। तो कौन कौन सा? एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी, ये अधिगम के लिए तीन महत्वपूर्ण हैं। जिसमें विद्यार्थी आश्रित चर होता है, इस पर पाठ्यक्रम और शिक्षक दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी के अधिगम को भी दोनों प्रभावित करते हैं। अतः एक प्रभावी शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में प्रवीण होने के साथ साथ अपनी शिक्षण व्यवस्था में भी प्रवीण होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के अधिगम को सकारात्मक और विभिन्न तरीके से प्रभावित कर सके। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसमें अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। कोहल वर्ग ने बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की, जिससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नैतिक विकास के तीन प्रमुख स्तर तथा 7 सोपान बताए। कोहल वर्ग का मानना है कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपन है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान कर सकती है। तात्पर्य यह है कि यदि बच्चों को नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल किया जाए, उस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया जाए, तो उनमें नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे तो क्या होगा इससे? तो वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय में बालक को अपने समवयस्कों, अध्यापकों या अपने वयस्क छात्रों से मिलने जुलने, परस्पर सहयोग करने तथा विभिन्न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे वे पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीख सकें। इसमें उन्हें परस्पर सामाजिक संबंध बनाने तथा सामाजिक अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए जब बालक पहली बार विद्यालय जाता है? तो ये हो जाएगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए।
जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया था तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वो भी निःशुल्क। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा व्यक्तिक भिन्नता को नज़रअंदाज करते हुए प्रत्येक बच्चे को सामान्य विद्यालय में तथा सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है। अतः जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके व्यवहार में परिवर्धन व परिमार्जन करे। आगे है इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। पियाजे के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को पियाजे ने इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से संबोधित किया। यह अवस्था जन्म के उपरांत प्रथम 2 वर्ष तक चलती है। यह वह अवधि है जिसमें शिशु में जन्मजात संवेदीय पेशी क्षमताओं के अतिरिक्त चलने, बोलने, समझने, वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने और सुखद एवं दुखद भावों को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। इसमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। कोई न तो कभी घटाया जा सकता है और न कभी पृथक किया जा सकता है। ये मैकाइवर एवं पेज के द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार मोर्स एवं बिंगो ने कहा मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये कहा था मोर्स और बिंगो ने। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि हो जाएगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता उसके वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होती है। डगलस एवं हॉलैंड ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण बालक विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि आदि के अनुसार अपना विकास कर सकें। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो ये हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। क्या हो जाएगा? समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में आगमन तथा निगमन दोनों प्रकार के चिंतन व तर्क का समावेश रहता है। जॉन डीबी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक, तो जॉन डीबी की पुस्तक ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा हाउ वी थिंक, जो उनकी पुस्तक है, में वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित 5 सोपानों की चर्चा की है। तो 5 सोपान कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूक होना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, निष्कर्ष प्राप्त करना,
तथा परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा भावात्मक। क्या हो जाएगा? भावात्मक। भावात्मक सीखने का एक प्रमुख क्षेत्र है। चूँकि अधिगम की प्रक्रिया को शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में 3 क्षेत्रों यथा संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र तथा क्रियात्मक क्षेत्र में विभक्त किया जा सकता है। अतः इस प्रकार पर अधिगम को 3 प्रकारों संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम तथा क्रियात्मक अधिगम में भी बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि क्या हो जाएगा? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बालक लगातार काफ़ी देर तक एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है तब उसकी कार्य कुशलता तथा मानसिक क्षमता आदि में कमी आ जाती है तथा बालक अपने कार्य में गलतियां करने लगता है तथा उब जाता है। ऐसी परिस्थिति में बालक का ध्यान अपने कार्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाता तथा वह बार बार त्रुटियां करने लगता है, तो जिसके सीखने में पठार आने लगते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि किस ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा वे कैसे सीखते हैं। तो बच्चों का मस्तिष्क अत्यंत क्रियाशील होता है। वह कई बार पारंपरिक दृष्टि से की जाने वाली चीज़ों के प्रति विद्रोही रुख अपनाता है जिसे उसकी त्रुटि माना जाता है। ऐसी त्रुटियों ने बड़े बड़े आविष्कारों को जन्म दिया है। अतः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करते हैं। अगला है, ये है आपका 2012 का क्वेश्चन पेपर जो नवंबर में हुआ था। एक 2012 का जो था वो जनवरी में हुआ था और ये नवंबर में। इसमें पहला प्रश्न है, सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः ये हो जाएगा उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके जैविक अभिभावक स्वयं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। आगे है, एक बच्चा किससे ग्रस्त है? यदि वह सा को वाज तथा अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर में और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये कौन सा विकार है? तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया विकार। तो अधिगम क्षमता के जितने भी विकार हैं उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक प्रश्न हमेशा देता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। बालकों में विभिन्न प्रकार की अधिगम अशक्तता पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अशक्तता अग्रलिखित है। इसमें है अफेजिया। ये आपके लिए चारों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा अफेजिया किसके लिए है? ये भाषा एवं संप्रेषण संबंधित अधिगम विकार हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया का हो जाएगा लिखने संबंधित अधिगम। और डिसकैलकुलिया, तो ऐसे बालकों में अंक गणित को समझने में कठिनाई होती है। और डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या हो जाएगा? गंभीर तनाव की स्थिति। अगला प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो कौन कौन से चरण आते हैं? तो इसमें हो जाएगा पहले आता है पूर्व प्रकरण, उसके बाद आता है श्रेणीकरण, श्रेणीकरण के बाद आता है प्रतिक्रिया चयन और उसके बाद आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है चिंतन मानव मस्तिष्क में निरंतरता गतिशील करने वाली प्रक्रिया है। समस्याओं के समाधान में क्रम में मानव विभिन्न साधनों के संबंध में चिंतन करके समाधान को प्राप्त करता है। चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में विभिन्न चरणों का क्रम इस प्रकार होगा: पूर्व प्रकरण, श्रेणीकरण,
और प्रतिक्रिया चयन और प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। आगे है इसमें 1 मिनट। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता या क्रियात्मक योग्यता के आधार पर शैक्षिक गतिविधियों में विद्यालय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहलाते हैं। ऐसे बालक अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की अन्य विशेषताएं निम्न को शामिल किया जाता है। तो प्रतिभाशाली देख लेते हैं इसमें क्या क्या शामिल है विशेषताएं। तो ये अत्यंत जिज्ञासु होते हैं, मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, विशाल शब्दकोश इनके पास होता है, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, कठिन कार्य को आसानी से निपटाते हैं और उच्च प्रतिस्पर्धा का गुण पाया जाता है। ये सब आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण हैं। आगे है आंशिक पुनर्बलन। तो आंशिक पुनर्बलन हो जाएगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। पुनर्बलन का अभिप्राय किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य होता है। तो यह हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा डिस्ग्राफिया। अधिगम अशक्तता के अंतर्गत डिस्ग्राफिया वह विकार है जिसमें शारीरिक अक्षमता के कारण बालक लिखने में अक्षमता को प्रदर्शित करता है। यह विभिन्न कारणों से होता है जैसे हाथ, हथेली अथवा अंगुलियों में विकार के कारण। अगला प्रश्न है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार हो जाएगा। किशोरा की आयु 12 से 18 वर्ष होती है। किशोरा अवस्था की आयु कितनी होती है। तो 12 से 18 वर्ष मध्य होती है। इस अवस्था में किशोर दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार की भावना रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं भी हूँ आदि भावनाओं का विकास उनके अंदर होने लगता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा लिखना। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो ये हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या का समाधान है। इसके अंतर्गत बालक उन क्रियाकलापों की सहायता से समस्या समाधान करते हैं जिनके संबंध में अध्यापक व सहपाठी बालकों के साथ पूर्व में चर्चा या कक्षा में उनसे संबंधित क्रियाकलाप का पहले से ही अभ्यास हो चुका हो। वाइगोत्स्की स्कॉफ होल्डिंग सहारा देना होता है प्रविधि में बताता है कि बालक अध्यापक एवं सहपाठी के मार्गदर्शन में समस्या समाधान बेहतर ढंग से कर पाता है। जब बच्चा समस्या समाधान किसी की सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कॉफ होल्डिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो ये हो जाएगा स्वनिम। स्वनिम भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है। इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु यदि किसी शब्द के साथ इसको लगा दिया जाता है तो वे अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे ई और थ। आगे है 16 वर्षीय बालक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि आपका 75 दिया हुआ है, मानसिक आयु पूछा है और वास्तविक आयु 16 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। आगे है इसमें टर्मन द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि को बताया गया था। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, इस मापन की विधि को मानसिक आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ये हो जाएगा उच्च।
बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ही प्रत्येक छात्र के आगे बढ़ने के पथ को पुष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अभिप्रेरण के माध्यम से कार्य करने की आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। गार्डनर ने 6 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि तथा व्यक्तिगत बुद्धि शामिल है। वैयक्तिक बुद्धि को अंतर्गत अतः वैयक्तिक तथा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में विभाजित किया जाता है। विकल्प 4 में दिया गया है निहितार्थ हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया, मतलब जो धनवान परिवार था उसके द्वारा गोद लिया गया, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसमें अगला ऑप्शन भी है, इसमें हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, अतः मात्र धनी एवं निर्धन परिवार का सदस्य होना अधिक अथवा कम अंक प्राप्त करने से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ये हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी त्रुटियों तथा अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, परंतु विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अध्यापक को विद्यार्थियों में विषय सामग्री के आदान प्रदान के लिए उचित विधियों और माध्यम को अपनाने पर जोर देना चाहिए। प्रभावशाली अध्यापक वही होता है जो उचित और सफल अधिगम अनुभवों की तरह अग्रसर करे। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका ने एक प्रश्न पूछती है। क्या होता है कि मोनिका एक गणित की शिक्षक है और राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। आगे है इसमें, लैंगिक विभेदन का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक संरचना की ही नहीं बल्कि समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ तथा मान्यताएं भी इनके लिए जिम्मेदार हैं। सामाजिक मान्यताएं भी लड़के घर के बाहर के कार्यों का संपादन करेगा और लड़कियां घरेलू कार्यों को संपादित करेंगी। लड़के कठिन कार्य करने में सहज होते हैं जबकि लड़कियां कठिन कार्यों को संपादित नहीं कर सकती। प्रश्न में शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? तो सर्वोत्तम तरीका डी ऑप्शन भी देख लेते हैं।
तो इसमें विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, ये गलत है। इसमें हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। आगे है इसमें लिंग संबंधित भेदभाव का आधार सामाजिक मान्यताएं तथा प्रचलित रूढ़िगत विचार है। ऐसी मान्यताओं के अंतर्गत जहां एक लिंग का पक्ष लिया जाता है वहीं दूसरे के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कार्यों का लैंगिक आधार पर विभाजन भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। विद्यालय में लिंग के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करके शिक्षक लैंगिक भेदभाव से बच सकता है। अगला प्रश्न है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आवासीय विद्यालय खोलना। वंचित बच्चों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्तर पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की परिकल्पना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। ऐसे विद्यालयों में बालकों को शिक्षा, आवास, भोजन, पठन सामग्री आदि को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार प्राप्त होता है और उनमें शिक्षा के प्रति लगाव भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो किसके सिवाय? तो ये हो जाएगा पृथक्करण। क्या हो जाएगा? पृथक्करण। सफल समावेशन में क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना तथा अभिभावकों की भागीदारी आदि आवश्यकता होती है। सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी से वे अपने बच्चों को स्कूल आने के अवसर को उपलब्ध कराएं जिससे बालक को समावेशन के अवसर की प्राप्ति हो सके। कोई बच्चा निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों से संबंधित बालक स्वतंत्र अध्ययन में सर्वाधिक कठिनाई का अनुभव करता है, अतः उसके समावेशन के लिए आवश्यक है कि उसके शिक्षा का प्रबंध अन्य सामान्य बच्चों के साथ हो, जिससे कि उसमें क्षमता संवर्धन के गुण का विकास हो सके। अगला प्रश्न है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक स्तर तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का आधार बनाने से बालकों में पाए जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहाँ बताना है कि क्या ज़रूरत होती है। तो यह हो जाएगा विद्यार्थियों और समावेशन का। इसमें है देख लेते हैं विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन आवश्यक होता है। पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चुनाव करते समय विद्यार्थी की रुचि, योग्यता व उसके सीखने के रुझान को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का उत्कृष्ट लाभ है यह है कि तो क्या लाभ है? तो हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में प्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। आगे है इसमें अंतः विषयी अनुदेशन में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ है कि इससे विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक बताना है के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो हो जाएगा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्ण की अपेक्षा करने। आगे है इसमें
शिक्षक समस्या समाधान के क्रम में विद्यार्थियों को खेलने का समय देकर सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराकर तथा मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराकर समस्या समाधान को और भी मज़ेदार बना सकता है। प्रगतिशील तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी शैक्षणिक के साथ ही सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अभ्यास पर बल दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य ही बालक का समग्र विकास करना है। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो हो जाएगा निष्पादन उपागम अभिन्यास। अभिप्रेरणा बालकों को विद्यालयी स्तर पर अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है। वे विद्यालय जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक अथवा प्रबल इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनमें निष्पादन उपागम अभिन्यास की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इसमें देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षक को लैंगिक विभेद से बचना चाहिए। विभिन्न अशक्तता से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए तथा उनके संबंध में कोई पूर्वाग्रह की स्थिति शिक्षक के मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो कौन सी है? तो मेरा परिवार। क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक अपनी उम्र वृद्धि के साथ साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों से अनेक गुणों को सीखता है। अतः नर्सरी विद्यालय शिक्षा में शुरुआत करने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त विषय वस्तु मेरा परिवार ही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। आगे है इसमें, शैक्षिक तकनीक छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाती है एवं शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सीखने की परिस्थितियों को व्यवस्थित एवं संगठित भी करती है। बालकों में त्रुटियां करना सामान्य अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, परंतु शिक्षक का दायित्व है कि बालक के व्यवहार की गई त्रुटियों से उनके परिचित कराना तथा उनमें सुधार की विधियों में बालकों को परिचित कराए। यदि अध्यापक त्रुटियों को सुधारने के क्रम में बालकों की सहायता नहीं कर पाए तो उसके असफलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? दिया जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। समस्या समाधान उपागम का मानना है कि समस्या कथन में अंतर्निहित होती है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत 7 सोपानों का उपयोग किया जाता है। समस्या को समझना, जानकारी संग्रह, संभावित समाधानों का मूल्यांकन, संभावित समाधानों का निर्माण, समाधान का प्रयोग, संभावित समाधानों का प्रशिक्षण तथा निष्कर्षों का निर्णय। अगला है 2013 का प्रश्न जो 2013 में जुलाई महीने में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? तो ये हो जाएगा सामाजिक।
अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू के स्टेनबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत का विवेचन किया। संज्ञानात्मक श्रेणी में वैज्ञानिक तथा जीन पियाजे से प्रभावित स्टेनबर्ग ने बुद्धि के जिन तंत्रों का प्रतिपादन किया वह निम्न प्रकार है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे घटकी बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि, जिसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है, और संदर्भात्मक बुद्धि, जिसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में सामाजिक सम्मिलित नहीं है। अगला है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हावर्ड गार्डनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1983 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्होंने बुद्धि सिद्धांत द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस नाम दिया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकी होता है। प्रत्येक बुद्धि दूसरे से अलग अलग एवं स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे के साथ साथ अंतःक्रिया करती है। गार्डनर का यह बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। अगला प्रश्न है थ फ च ध्वनियाँ है, तो ये हो जाएगा स्वनिम। क्या हो जाएगा? स्वनिम। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा की स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज़ करना। यह भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई है। स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में इसे फोनिम कहते हैं। हिंदी में 35 केंद्रीय व्यंजन स्वनिम है, अतः थ फ च स्वनिम ध्वनियाँ हैं। इसी तरह रूपिम भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। अगला प्रश्न है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। और ऑप्शन है इसमें कि अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ये भी गलत है। इसमें हो जाएगा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं के साथ रखना चाहिए। आगे है इसमें कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए हमेशा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में बिना किसी भेदभाव को सबको सभी प्रकार की भूमिकाओं में अवसर प्रदान करना चाहिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से यदि बचने का उपाय नहीं किया जा सकता तो स्कूल से लड़कों के मुकाबले लड़कियों का ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा किया जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। आगे है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होने से है। व्यक्तिगत भिन्नताओं बालकों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यताओं आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। अतः विद्यालयों को यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है, इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाया सकता है? तो ये हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। आगे है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी शिक्षार्थियों को एक ही विधि से शिक्षण देना उचित नहीं है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना
उपलब्ध करवा सकता है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चे के सीखने में सुधार लाना ताकि वे प्रगति कर सकें और उनका संपूर्ण विकास हो सके। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से उनके बारे में एकत्र की गई जानकारी शिक्षक को किसी भी विषय में बच्चों की क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायक होती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि बच्चों ने पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं को किस सीमा तक प्राप्त किया। अतः सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस बात पर बल देता है। यहाँ विद्यार्थी का मूल्यांकन मात्र किसी एक परीक्षा पर निर्भर न होकर उसके वर्ष प्रयत्न कार्यों को नियमित मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या हो जाएगा? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने तथा मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है। आकलन सीखने में सुधार का तरीका है। विकास को मापने के लिए आकलन आवश्यक है। आकलन द्वारा बच्चों की कमियों के क्षेत्र को समझने में सरलता होती है और सीखने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। इसमें है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाई के सीखने के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा भी निहित होती है। ध्यान करने में भी तत्परता सहायता करती है। अर्थात सीखने की तत्परता सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्न में से उसके लिए क्या कहना उचित है? इसमें अगला ऑप्शन भी है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करें, ये गलत है। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ये भी गलत है। इसमें हो जाएगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। इसकी व्याख्या है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं कहना सबसे उचित होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार ही गतिविधियों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ बताना है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। अधिगम और क्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अधिगम क्षमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विध्वंस, व्यवहारगत
विद्वन आदि के कारण अधिगम और क्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक अधिगम और क्षमता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय में, तो ये हो जाएगा, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी विद्यालय में शारीरिक रूप से बाधित, क्षतियुक्त, अपंग और अन्य असमर्थी बालकों को सामान्य बालकों की ही तरह शिक्षा प्रदान की जाती है। एक समावेशी शिक्षा का यह मुख्य गुण होता है कि वह शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हो। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या होते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य शिक्षार्थियों की अपेक्षा अधिक होती है। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। टर्मन के अनुसार ऐसे शिक्षार्थियों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। कभी कभी प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन एक समस्या बन जाती है। सामाजिक, विद्यालयी, संवेगात्मक आदि में तब समस्या आती है जब प्रतिभाशाली बालकों को इच्छा अनुसार स्वतंत्रता या रुचि विकास का अवसर नहीं मिलता। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा नहीं कराए जाते। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है, तो ये हो जाएगा आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरण। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें, प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है जो अपने समूह अथवा कक्षा के अन्य सामान्य बालकों की तुलना में वह किसी योग्यताओं के क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होता है। बालकों के प्रतिभाशाली होने का कारण उनकी आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरण का भी संयोजन है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, तो इसमें हो जाएगा शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। आगे इसमें, बच्चों में सीखने और सुनने की गति अपने परिवेश की भाषा में ही सबसे अधिक होती है। अतः उनके अधिगम योग्य वातावरण में सबसे उपयुक्त यह है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। वह जो सीखना चाहता है और जिनमें उसकी रुचि है बिना किसी परेशानी से सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है अधिगम योग्य वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्य कहलाती है, तो ये हो जाएगा डिस्फ्रेक्सिया। क्या हो जाएगा, डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया बचपन में होने वाला एक शारीरिक गतिविधि विकास संबंधित विकार है जिनमें स्वस्थ दिखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते। यह एक ऐसा रोग है जो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता को दर्शाती है। इस रोग से ग्रसित बच्चे गति एवं समय आदि में समायोजन नहीं स्थापित कर पाते। इसी तरह डिस्लेक्सिया पठन विकार, डिस्फेजिया भाषा विकार तथा डिसकैल्कुलिया ये गणित संबंधित विकार है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता क्या है, तो अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। अधिगम की निर्योग्यता एक चर अवस्था है। यह किसी व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। अधिगम निर्योग्यता से जूझ रहे बच्चे को लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने में कठिनाई आ सकती है। अगला प्रश्न है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें अगला ऑप्शन भी है संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा
समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। तो समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। इसकी व्याख्या है, मानव के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनका वह समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है। इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का अनुकरण किया जाता है। समस्या के प्रति चेतना या जागरूकता, समस्या को समझना, संबंधित सूचना या आंकड़ों को एकत्रित करना, परिकल्पना या संभव समाधानों को सामने रखना, उचित परिकल्पना या समाधान का चयन करना, निष्कर्षित या चयनित समाधान की पुष्टि। स्पष्ट है कि परिणामों की आशा करना समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। आगे है एक शिक्षक को। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। आगे है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं तो शिक्षक को बीच में उनकी त्रुटियों को ठीक नहीं करना चाहिए। किसी शिक्षक से विद्यार्थी जो कह रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने के लिए समय प्रदान करना चाहिए। अगर शिक्षक विद्यार्थियों के बोलते समय उनके प्रति संवेदनशील होते हैं तभी उनमें उत्तर देने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होगा। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो ये हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने की इच्छा लेकर परीक्षा कक्ष में जब दाखिल होती है, जब परीक्षा प्रारंभ होती है, इस स्थिति में यह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और वह यथोचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका प्रमुख कारण है कि सीमा के भावात्मक दशा की तीव्रता, जिसे हम संवेग कहते हैं। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जिसमें मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है। उदाहरण के रूप में भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता आदि उद्दीप्त अवस्थाएं हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो आगे ऑप्शन है, वर्गीकृत करना और वर्णन करना। तो इसमें हो जाएगा अंतर करना। क्या हो जाएगा? अंतर करना। आगे है, इसमें दिए गए विकल्पों में अंतर करना नामक संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है। सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना, भाव आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है संवेदी गामक संवेदी पेशी अवस्था, तो ये होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 12 से कहीं 12 से 15 वर्ष लिखा रहता है। इसमें से तीसरी अवस्था में बालक वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच तर्क वितर्क करने जैसी अनेक क्रियाएं सीख लेता है। अगला प्रश्न है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप वर्णित किया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी।
ऐसे छात्र जो सामान्यतः स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर भी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं तथा वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई या किसी परियोजना को स्वयं ही पूरा कर सकते हैं। ऐसे छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। उपयुक्त प्रश्न में राजेश भी एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साही किया जाता है तो वह व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा किसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं? तो ये हो जाएगा अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। जब बच्चों को हतोत्साही किया जाता है तो वह व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अभिप्रेरणा एक कारक है जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह घटाता या बढ़ाता है। अभिप्रेरणा अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करती है और अधिगम की विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? इसमें अगला ऑप्शन भी है, इसमें हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए वो जीवन में कैसे सुधार करिए, ये गलत है। निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास, ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। आगे है, इसकी व्याख्या हो जाएगी, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता की योग्यता बनाती है। सामान्यतः एक शिक्षक तीसरी कक्षा की बौद्धिक स्तर का आकलन करने के लिए मानव बुद्धि का विकास को ही आधार बनाता है। विद्यालय में संवेगात्मक प्रबुद्ध शिक्षक कक्षा वातावरण को सुरक्षित एवं आरामदायक बना सकता है, जिससे अधिगम में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें बताना है कौन सत्य है। तो हो जाएगा, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की बुद्धि का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब भी बालक का जन्म होता है वह क्रियाएं करने में सक्षम होता है, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के सदैव प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं में क्रम में होते हैं। खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। खेलों से तार्किक क्षमता व स्कूल संबंधित कौशलों में विकास होने में मदद मिलती है। अतः खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो हो जाएगा, समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आगे है, इसमें बच्चों के विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है जो वातावरण के साथ ही परिचालित होती है। वस्तु मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योग का परिणाम है। बच्चों का विकास एवं आनुवंशिक गुण उनके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन समवयस्कों और पितरैक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, समाजीकरण है। तो समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। आगे है, इसमें व्याख्या इसकी, समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लगती है और वह सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने लगती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने वातावरण के अनुकूलन करने लगता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। समाजीकरण के द्वारा ही हमारी संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। अगला प्रश्न है, एक पीटी खेल शिक्षक, जो पीटी का खेल होता है उसके शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के
क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो ये हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला है, इसकी व्याख्या है, शिक्षक द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने शिक्षार्थियों से संबंधित क्षेत्र में निरंतर अभ्यास करवाए, साथ ही साथ उसका परीक्षण भी करे। यदि पीटी शिक्षक क्रिकेट में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है तो शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें अगला ऑप्शन भी है संक्रियाकरण और तर्क, ये दोनों गलत है। तो इसमें हो जाएगा आत्मसात। क्या हो जाएगा? आत्मसात। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या हो जाएगी, वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। प्रश्नानुसार यदि अपने शिक्षार्थियों की रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके, यह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को करती है। तो ये हो जाएगा अनुकूलित कर लिया। अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने दो पदों का उपयोग करते हैं, संगठन और अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालक में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचना एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता पर बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे स्कीमा के संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचनाओं के अवसर समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। उपयुक्त प्रश्न में सीता ने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने के अनुकूलित कर लिया है। अगला है, आगे है इसमें ये फरवरी 2014 का प्रश्न पत्र है जो फरवरी में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 2014 के प्रश्न को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।